उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे गोवा घूमने के लिए लोग बस करेंगे। वैसे तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बाइक्स वाइक्स जैसे स्कूटर्स वगैरह रेंट पे मिलती है, जो कि एक्चुअली जब वो लोग जाते हैं हर एक कोई तो ऐसा ही रेंटेड बाइक या स्कूटर करता है, क्योंकि गोवा घूमने का मजा उसमें ही आता है। बट अगर आप फैमिली के साथ है, छोटे बच्चों के साथ है, एज पीपल है, तो ऑब्वियस है कि एक प्रॉपर व्हीकल करके जाकर घूमना ही बेटर होता है। तो वही उन्होंने कहा कि हमारे साथ बच्चे थे फैमिली में, इसके लिए हमने बस करना ही बेटर समझा। और यहाँ पे सी फूड ज्यादातर मिलता है, यानी नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा मिलता है, तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है टेस्टी खाना खाने के लिए। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। तो उनको ये सब पहले से ही पता था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने रिसोर्ट में जहाँ पे उन्होंने रूम बुक किया था उन्होंने वहीं पे बात करके वहां पे ही वो लोग खाना पीना हमेशा रखते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जाता है। उसने एज सबको पता होगा, लेखक ने भी यही बोला कि गोवा में वैसे तो छोटे मोटे गिनकर 40 बीच है, लेकिन जो मेन बड़े बड़े बीच है वैसे 7 या 8 ही बीच है, उसमें से एक अंजुना बीच है। तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने कट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिनसे ये पत्थर भी कमजोर हो गए। क्योंकि हमेशा ये पानी जो है वैसे लहरें जो है टकराती रहती है, एकदम फोर्स से आती है, तो ये पत्थर एकदम कमजोर हो गए हैं और आधे टूटे फूटे हालत में है। साथ ही समुद्र में काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वह काई ने अपना घर बना लिया है। काई मतलब जैसा लग जाता है ना, सब ग्रीनिश वगैरह आता है, फंगस टाइप वैसा। फिसलने का डर हमेशा ही लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही तो जीवन है, इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना ही अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश में ही लगा रहता है। उन्होंने कहा जैसे अभी यंगस्टर्स आते हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे या यंग ग्रुप आया हो, वो तो अपने मस्ती में ही डूबे रहते हैं, लेकिन जो फैमिली के साथ आते हैं तो फैमिली के जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को ऐसा गाइडेंस देने में ही लगे रहते हैं ताकि वो आराम से खेले, सावधानी से खेले, प्रॉब्लम में ना आ जाए। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। मतलब बोलते ना, समुद्र का किनारा होने के बाद भी दोनों बीच का अपना अपना ब्यूटी है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। उसने कहा कि बेनालियम बीच जो है उसकी अपनी ब्यूटी है, वो पूरा रेती रेती से भरा हुआ है। प्लस सुबह जाके लोग वहाँ पे इतनी फिशिंग करते हैं, क्योंकि सुबह वहाँ पे फिशिंग करने से बहुत सारी मछलियाँ मिलती है। और उसका मजे की बात यह है कि वो सिर्फ वहाँ पे लोकल मार्केट में ही बिकी जाती है, बाहर कहीं पे भी उन लोग उसका बिजनेस नहीं करते। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीला पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। मतलब मछुआरों की पहली पसंद बेनालियम है, क्योंकि वहाँ पे फटाफट फिशेस मिलते हैं। सिमिलरली बॉलीवुड यानी शूटिंग लोकेशंस वगैरह कुछ अच्छी चाहिए हो, कुछ ऐसा सीनिक चाहिए हो, तो उन सब के लिए हम अंजुना बीच के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीप है, ऐसे क्लीन वाटर है, प्लस नीला पानी भरा हुआ है, इसके लिए। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। उन्होंने कहा वैसे तो दोनों ही बीच बिजनेस के लिए है, लेकिन अपने अपने बिजनेस फील्ड में उन लोग का अपना अपना नेचर के हिसाब से हिट हुआ है। उसके बाद जो लेखक है, इन लोग सब पणजी शहर में ही घूमते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच
पर पहुंचे। उसने बोला घूम फिर कर शाम हर एक और आए कलंगट बीच पर। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यानी उसने बोला कि ये जो गोवा का बीच है कलिंगड, वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा बीच है और सबसे हिट बीच है, बिकॉज ऑफ विच जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं, टूर्स पे आते हैं, वो यहाँ पे आते ही है। तो लोगों ने अपने बिजनेस वहाँ पे खोल रखे क्योंकि उनका धंधा वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है जिन्हें देखते ही आनंद आता है। उसे बोला इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स है कि मानो जिनको देख के ही बहुत मजा आता हो। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही था। उन्होंने बोला कि मैंने भी बहुत सारे ऐसा वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अतः जल राशि को देखने जितना विस्मयकारी उतना ही भयावादी भी। उसने बोला इतनी हाइट पर पैराग्लाइडिंग, मतलब वो जो पैराशूट पर बांध के सीधा ऊपर लेके जाते हैं ना, उसे बोलते हैं। तो इतनी ऊंचाई से समुंदर देखना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत नजारा होता है, बट एट द एंड एक डर भी लगता है देखने के लिए। तो वही यहाँ पे वर्णन किया है कि जितना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, उतना थोड़ा डर भी लगता है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। उसने बोला दूर दूर तक चारों बाजू देखो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, तेज हवाएं आती जाती रहती है और ऊपर हम सिर्फ रस्सी से लटके हुए। हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा है। सचमुच बहुत अद्भुत। हम यहाँ 4 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। उसने कहा हम 4-6 दिन यहाँ पे रहे, लेकिन हमारा डेली रूटीन सेम ही था। जल्दी उठना, ब्रेकफास्ट वगैरह करना, पूरा दिन घूमना, फिर थक कर रिसोर्ट में आकर आराम करना, स्विमिंग वगैरह करना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। उन्होंने बोला नेक्स्ट डे वो कोलवा बीच पे गए थे जहाँ पे उन्होंने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों को आनंद लिया, मतलब भले छोटी छोटी थी लेकिन बच्चों को देख के मजा आया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा पर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही गोवा में भी होता है। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि जैसा बाकी के पार्ट्स में करते हैं, ऐसा गोवा में भी उस वक्त उनको नवरात्रि का देखने का आनंद मिला। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की साफ सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियों तोड़कर एक दूसरे के हाथ देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। उन्होंने बोला सबका अपना अपना कल्चर है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला था कि पूजा करते हैं, व्हीकल्स की साफ सफाई करते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करके उनकी पूजा करते हैं। ऐसा सबका अपना अपना कल्चर, अपना अपना तरीका है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपने संस्कृति परंपरा की उंगलियां अभी भी पकड़े हुए हैं। उसने कहा कि इतने में मैं इतना तो समझ ही पाया हूँ कि भले ही वेस्टर्न कल्चर अपनाया हो, लेकिन इंडियन कल्चर आज भी वहाँ पे है। फॉरेन टूरिस्ट भले ही आके ऐसे अपने इसमें रहते जाते हो, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने आज भी अपना कल्चर वहाँ पे मेंटेन किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होमवर्क आई विल टेक्स्ट यू कि क्या करना है इसमें।